नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं जीएस जीके के बेहतरीन क्वेश्चन जो आपकी तैयारी में भरपूर भागीदारी देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है और उसके साथ आप प्रैक्टिस सेट हमारे साथ जुड़कर करते हैं तो ये बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली किसी एग्जाम को समझना है कि एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया जाए, तो सबसे अच्छा तरीका है उस एग्जाम में पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न पत्रों का नेचर देख लो, आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर उनसे आप परिचित हो जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे आप वही जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इररिलेवेंट चीजें पढ़ेंगे ही नहीं आप। तो एक तो आपका समय बचेगा, ज्यादा समय देना नहीं पड़ेगा और टू द पॉइंट चीजें चलेंगी, तो एक कम समय में कम टाइम ड्यूरेशन में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो फिर से स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं आज का प्रैक्टिस सेट। सवाल नंबर 11, क्योंकि 10 क्वेश्चन इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्लास हमारी डेली 8 बजे आती है, ठीक है। मंडे टू सैटरडे रेगुलर टाइम है ये, तो रेगुलर देखना बिल्कुल ना भूलें। तो सोमवार से शनिवार तक 8 बजे डेली जीएसजी के प्रैक्टिस सेट और संडे को रात को 8 बजे पूरा 1 घंटे का करंट अफेयर सेशन, ठीक है। चलो, प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखो, निम्नलिखित में ये आपके सामने 4 1 2 3 4 वो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। कौन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फंडामेंटल ड्यूटी। निम्नलिखित में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और कौन सी नहीं है। तो आपको जो है करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब 4 दी गई हैं, अब इसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं इसका, है ना। बैकग्राउंड समझिए, क्योंकि अकेले क्वेश्चन करने तो आप नहीं आते हो यहाँ, और क्वेश्चन अगर करना ही होता आपको तो फिर तो किताबें आती हैं, उसमें सीधा क्वेश्चन और नीचे आंसर दिया रहता है। यहाँ मकसद है कि एक क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिले, तो एक क्वेश्चन करने से कम हम 5 क्वेश्चन के जवाब देने लायक हो जाएं। बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है इसकी। भारत में पहली बार मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी कर्तव्य, ये स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए। और जब संविधान बना तब ये मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन इसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो इसे जोड़ने के लिए आपका जो अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये मौलिक कर्तव्य वाला जो कॉन्सेप्ट है, मौलिक कर्तव्य वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहां से लिया है। ये हमने लिया है रूस से, रसिया से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है। सवाल भूलना नहीं है, बताना है मौलिक अधिकारों को पहली बार जोड़ने के लिए कौन सा अमेंडमेंट किस साल में किया गया था। कॉन्सेप्ट हमने रूस से लिया। और शुरुआत में जब फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई तो कितनी थी, टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, लेकिन बाद में 86 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 2002 में, और एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई, तो टोटल अब ये हो गई 11। अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी वाला जो भाग है वो संविधान के कौन से भाग में आता है, पार्ट 4A, भाग 4A में आता है। और इससे संबंधित आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A, ठीक है। तो देखो, टू डिफेंड द कंट्री, देश की रक्षा करना बुलाए जाने पर, यह फंडामेंटल ड्यूटी है। टू पे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे करना, यह फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, हमारी संस्कृति की और
जो धरोहर है उसको सुरक्षित रखना है, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये भी सही है। तो ये सिर्फ दूसरी जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इनकम टैक्स पे करना ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी तीनों है। तो 1 2 3 4, तो 1 3 4 यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका। 1 3 4 यानी कि डी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो जी आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 12वां प्रश्न, पढ़िए एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, असत्य बताना है दोस्त आपको। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, असत्य बताना है। तो पहले जान तो लें तभी तो बता पाएंगे असत्य क्या है। पहला पढ़िए, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा होते हैं। बताएं क्या फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट का ही पार्ट होती है, भाग होती है? तो ऐसा तो भैया हमने बिल्कुल ना पढ़ा, कहां से बोल रहे हो आप। मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्यों का भाग होता है, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की, तो ये भाग 3 में आते हैं, भाग 3 में आते हैं और इनसे संबंधित आर्टिकल हैं 12 से लेकर 35 तक। और फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। और टोटल कुल 6 फंडामेंटल राइट हैं, पहले 7 थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। और वहीं बात करें फंडामेंटल ड्यूटी की, तो वो अभी मैंने आपको बताया, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित भाग कितना है, भाग 4A, ठीक है। और आर्टिकल है 51A, कॉन्सेप्ट लिया है हमने रूस से, ठीक है। कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट्स का भाग कैसे हो गई? तो असत्य बताना है, तो पहला असत्य यही हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, नहीं होता। दूसरा पढ़ते हैं, ये गलत है। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, आर द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो मौलिक अधिकारों के भाग नहीं होते, तो नहीं होते, ये सही है। सी, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनुमरेटेड इन पार्ट 4, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में आती हैं, तो बिल्कुल सही है, ये लिखा है भाग 4A। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, बिल्कुल सही है 51A। तो पहला गलत हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा दोस्त इसका, ठीक है। ए में बोल रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है फंडामेंटल राइट्स का ही भाग होते हैं, ऐसा गलत है। तो ये पहला हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपसे असत्य ही पूछा है, ठीक है, क्लियर। 13वां प्रश्न, द मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको, वो कौन सा मुगल शासक था जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था? वो कौन सा मुगल शासक था जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था? क्यों लगाया था? क्योंकि उसे ये एहसास होने लगा था कि तंबाकू जो है शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है। तो वो कौन था? अकबर, बाबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो वो था जहांगीर। कौन था? जहांगीर, जिसने तंबाकू पर बैन लगा दिया। जिसने क्या किया? तंबाकू पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, क्लियर। याद रखेंगे इसको। ये है आपका मुगल एम्परर जहांगीर, देख रहे हैं आप। तो 1605 में भारत में तंबाकू को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? पुर्तगीज थे। पुर्तगाली लोगों ने तंबाकू को पहली बार भारत में 1605 में इंट्रोड्यूस कराया। किसने? पुर्तगालियों ने। और उसके बाद
ये बहुत ही पॉपुलर हो गई आम आदमियों में। आम आदमियों में ये बहुत प्रचलित हो गई, सब इसका इस्तेमाल करने लगे। तो मुगल एम्परर जो था जहांगीर, उसने नोटिस किया कि तंबाकू का खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है, तंबाकू का खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है। और इसके बाद ही 1617 में तंबाकू को बैन कर दिया। 1617 में मुगल एम्परर जहांगीर ने तंबाकू को बैन कर दिया। ये याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ड्यूरिंग द मुगल रूल द कॉपर कॉइन वॉज नॉन एज। मुगल शासन के दौरान जो तांबे के सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मुगल शासन के दौरान जो तांबे के सिक्के चलाए जा रहे थे उनको क्या कहा जाता था? रुपया या दाम या टंका या सामसी? तो टंका कहा जाता था। तांबे के जो सिक्के थे मुगल के टाइम पर, उन्हें क्या कहा जाता था? तांबे के सिक्कों को टंका कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? टंका कहा जाता था। ये आप देखिए, टंका आपके सामने है। दीज टू आर टंका, देख रहे हैं ना आप? ये टंका है। ठीक है, इन्हें टंका कहा जाता था। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? फूड ग्रेन प्रोडक्शन से, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, या तिलहन उत्पादन से संबंधित है, या मछली उत्पादन से, या दूध उत्पादन से? तो भैया दूध उत्पादन से संबंधित तो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति है। ठीक है, तो नीली क्रांति का संबंध है फिश प्रोडक्शन से। किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन, मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये देखिए यहां, ये है ब्लू रिवॉल्यूशन, मछली उत्पादन से संबंधित है। अब ये जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, नीली क्रांति की शुरुआत 2014 में हुई। नीली क्रांति की शुरुआत 2014 में हुई। और अब ये नीली क्रांति किसका हिस्सा बन गई है? तो अब बन गई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब ये जो प्रधानमंत्री की योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका हिस्सा बन गई है नीली क्रांति। नीली क्रांति को 2014 में शुरू किया गया था, 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, और इस स्कीम को, ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसको थ्रू आउट इंडिया हर जगह, चाहे वो स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो, हर जगह इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, क्लियर? ये जो नीली क्रांति है इसको डेवलप किया गया था हीरालाल चौधरी के काम पर। हीरालाल चौधरी इससे संबंधित है, और ये एक इंडियन फिशरीज साइंटिस्ट हैं, जो कि जिन्हें फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हीरालाल चौधरी नीली क्रांति से संबंधित है। यह प्रश्न भी आपका तैयार हो गया। अगला प्रश्न है 16वां, कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। निम्नलिखित फसलों को ध्यान से पढ़िए आप, निम्नलिखित फसलों को ध्यान से पढ़िए और बताइए विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? कॉटन, ग्राउंडनट, राइस या व्हीट? निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? 16वां प्रश्न। तो देखो, कॉटन भी खरीफ की फसल आती है, ग्राउंडनट भी खरीफ की फसल है, चावल भी खरीफ की फसल है, व्हीट जो है खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। ठीक है, व्हीट जो है रबी की फसल है। तो आपको तो बताना है विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो 1 2 3, 1 2 3, यानी कि सी सी सी, 1 2 3, सी सी सी।
अब ये देख लो, खरीफ क्रॉप्स, पैडी, सोयाबीन, पीजीएमपी, कॉटन, पियाज, ग्रीन ग्राम, ये आपकी खरीफ की क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो कल्टीवेशन सीजन है वो खरीफ और रबी में डिवाइडेड होता है, खरीफ का फसलों का सीजन और रबी की फसलों का। खरीफ की जो फसल है वो जून जुलाई में हार्वेस्ट की जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में, सॉरी, जो जून जुलाई में होती हैं और हार्वेस्ट की जाती हैं सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, और जो खरीफ की मुख्य फसल है वो राइस, मिलेट, बाजरा, ज्वार और कॉटन, सोयाबीन, शुगरकेन, मेज, ग्राउंडनट, रेड चिलीज एटसेट्रा। व्हीट क्या है? व्हीट रबी क्रॉप में आता है। ठीक है, तो व्हीट नहीं होगा। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय है जो भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? भारत सरकार का वो कौन सा मंत्रालय है जो भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, नहीं ये नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय, ये भी नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बिल्कुल सही जवाब सी होगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंध रखता है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्च्ड इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड? जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या चीज शामिल होती है? तो सामान शामिल होता है, सामान यानी कि वस्तुएं, वस्तुओं का आयात निर्यात बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। वस्तुओं का जो आयात निर्यात हो रहा है उसका हिसाब किताब, टोटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। अब मैं बताता हूं आपको, मेन टर्म होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि इसे कहते हैं भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन इसको बोलते हैं। तो शॉर्ट में बोलते हैं बीओपी। तो बीओपी क्या होता है? भारत जो है दूसरे देशों के साथ जितना आयात निर्यात करता है उनका जो रिकॉर्ड है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट बनते हैं, एक अकाउंट होता है करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, और दूसरा अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट यानी कि राजस्व खाता और पूंजीगत खाता। ठीक है, करेंट अकाउंट में दो चीजें आती हैं, एक तो सामान आएगा फिजिकल गुड्स और दूसरी आएंगी सर्विसेज जिनका आयात निर्यात होता है। और कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा जैसे कि हम लोन लाते हैं दूसरे देश से या लोन देते हैं, एफडीआई के फॉर्म में पैसा आता है एटसेट्रा। ठीक, तो यहां देखना आप, गुड्स इसको बोलते हैं बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इसको बोलते हैं सर्विसेज को बीओ, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, बीओआई। तो सर्विसेज सेवाएं आती हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल में, और बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार संतुलन इसमें आता है गुड्स। तो यही पूछा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या शामिल होता है? सामान। सर्विसेज तो किस में आएंगी? बैलेंस ऑफ इनविजिबल में। और ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, पेमेंट का आदान प्रदान कैपिटल अकाउंट में आएगा, वो इसमें आता ही नहीं है। ठीक है भाई, याद रहेगा? चलो याद रहना भी चाहिए। 19वां प्रश्न है, थारू नाम की जनजाति के बारे में आपने सुना होगा। थारू नाम की जनजाति कहां पर देखने को मिलती है? भारत में थारू नाम की जो जनजाति है वो किस राज्य में देखने को मिलती है दोस्त? बताओ। 19वां प्रश्न, थारू नाम की जनजाति, तो देखो थारू नाम की जनजाति उत्तराखंड में देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, क्योंकि उत्तराखंड अगर याद है आपको तो देखो उत्तराखंड मेरे हिसाब से किसी और ऑप्शन में नहीं है,
तो उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, थारू जनजाति। देख लो, ये है थारू जनजाति आपके सामने। ये क्या है? थारू जनजाति है। तो इसका जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मुख्य रूप से ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में है, और 1967 में उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी। थारू जनजाति को कब अनुसूचित जनजाति बोला गया? 1967 में, और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में खासकर पाई जाती है थारू जनजाति। ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न है, माउंट धौलागिरी, माउंट धौलागिरी किस देश में स्थित है? माउंट धौलागिरी किस देश में स्थित है? भारत, म्यांमार, नेपाल, चीन। बताओ भाई, माउंट धौलागिरी किस देश में है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो भारत में नहीं, म्यांमार में नहीं, नेपाल में है। माउंट धौलागिरी नेपाल में है, ये देख लो आप। जो माउंट धौलागिरी है, माउंट धौलागिरी, ये जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,167 मीटर है। 8,167 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है, और मध्य नेपाल के धौलागिरी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है ये। ठीक है, क्लियर? ये रहा, ये धौलागिरी याद रखना है आपको। ठीक, तो ये हमने दोस्त डिस्कस किए आज के सवाल। क्लास अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम लगातार आपके लिए डेली 8 बजे ये जीएस जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं आप इस क्लास को शेयर करेंगे, जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ें और उनको भी फायदा पहुंचे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।